आज हम लोग क्लास 10 के प्रमेय 6.1, 6.2 और 6.3 इस वीडियो में हम लोग पूरा कंप्लीट देखेंगे कि प्रमेय 6.1, 6.2, 6.3 किस तरह से बनता है। 6.1 और 6.2 और 6.3 देखने के बाद आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो 6.1 में लिखा हुआ है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो यह अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। बच्चों, इस लाइन जो स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है उस स्टेटमेंट का कहने का मतलब यह हुआ कि आप लोगों को मैं समझाते हैं कि मान के चलिए एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज है जिसका नाम दे देते हैं हम ए, बी और सी दे देते हैं, और तीन भुजा में से किसी एक भुजा के समांतर हो। कहने का मतलब है कि एक भुजा के समांतर हम कर दिए बीसी के समांतर, इसका नाम दे देते हैं हम बच्चों डी और इसका नाम दे देते हैं ई। हम क्या किए कि त्रिभुज में तीन भुजा होता है, त्रिभुज में तीन भुजा में किसी एक भुजा के हम समांतर कर दिए। तो समांतर कर देने के बाद कहने अर्थात यहाँ से हो गया डी ई समांतर बी सी, डी ई समांतर बी सी हो गया। तब ये कैसे लिख सकते हैं हम लोग इसको, एडी के बटे में बी डी लिख सकते हैं और ये ई के बटे में ई सी लिख सकते हैं। एक बार और दूसरा एग्जाम्पल से समझो। जैसे इसका नाम दे देते हैं हम P, इसका नाम दे देते हैं Q, इसका नाम दे देते हैं R, और अबरी हम इस भुजा के समांतर एक भुजा हम खींच रहे हैं, इस भुजा का हम समांतर खींच रहे हैं, इसका नाम दे देते हैं हम ये, इसका नाम दे देते हैं ये, और इसका नाम हम दे देते हैं B। तो अब हम लोग इस भुजा इसके समांतर हो गया तो मैं इसको अनुपात में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं बच्चों, Q ये बटा में ये P बराबर Q B के बटा में B R लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल और समझा सकते हैं बच्चों आप लोगों को। जैसे एक त्रिभुज रहेगा और इसका नाम दे देते हैं T Q R। अबरी हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस भुजा के हम लोग ये दो भुजा पर एक इसके समांतर हम खींच रहे हैं। जब इस दोनों मतलब ये जब दोनों समांतर हो जाएगा, इसका नाम दे देते हैं हम D और इसका नाम दे देते हैं E। जब ये दोनों आपस में समांतर हो जाएगा बच्चों, जब ये दोनों आपस में समांतर हो जाएगा तो ये कैसे लिख सकते हैं इसको हम लोग, आर डी के बटे में टी डी और आर ई के बटे में ई क्यू लिख सकते हैं बच्चों। ये कब हो सकता है, जब ये दोनों समांतर रहेगा तब। जैसे यहाँ पर लिख देना था हम लोग को कि टी क्यू के समांतर डी ई है, और यहाँ पर भी समांतर देखा जाए तो बच्चों क्या समांतर था, पी आर समांतर ये बी। जब ये दोनों समांतर रहेगा तो हम लोग भुजा इसको अनुपात में लिख सकते हैं। सारा कंडीशन यही है। तीन हम आप लोगों को एग्जाम्पल बताए हैं, तीनों कॉन्सेप्ट एक ही है। तो इसको हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे कि ये समांतर होता है तो इसकी भुजाएं अनुपात में होती है। इसको प्रूव करने के लिए बच्चों आप लोगों को मैं बताते हैं कि किस तरह से लिखेंगे। दिया है, ये है प्रमेय 6.1। तो इसमें दिया हुआ है बच्चों, दिया है ABC एक त्रिभुज। लिखना पड़ेगा बच्चों, एक बार फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा कि
इसका नाम दे देते हैं ये, इसका नाम दे देते हैं बी और इसका नाम दे देते हैं सी। तो ये बी सी लिखना पड़ेगा कि ये दिया है, लिख सकते हैं कि ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें 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 भुजा BC जिसमें भुजा BC के समांतर BC के समांतर खींची गई BC के समांतर, अभी BC के समांतर एक लाइन खींचेंगे, BC के समांतर खींची गई एक रेखा अन्य दो भुजाओं तो अन्य दो भुजाओं कौन से बच्चों? ये और ये। अन्य दो भुजाओं ये भी और ये सी, ये वाला भुजा ए बी और ये वाला भुजा ए सी को क्रमशः डी और ई पर, अभी नाम देंगे बच्चों, डी और ई पर काटती है या प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो प्रतिच्छेद करती है, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ, डी और इसका नाम ई। ठीक है, अब मैं सिद्ध क्या करना है कि बच्चों कि जब ये दोनों समांतर हो जाता है तो इसकी भुजाएं क्या चीज में लिखाएगी? बटा में, अनुपात में लिखाएगी। तो ये डी के बटे में डी बी और ये ई के बटे में ई सी, ये हमको प्रूव करना है कि जब ये दो रेखाएं समांतर हो जाती है तो ये भुजाएं अनुपात में लिखाती है। तो सिद्ध करना हो गया। उसके बाद हम लोग रचना करेंगे। रचना में हम लोग क्या करेंगे कि इसको नाम दे देते हैं m और इसका नाम दे देते हैं हम n। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि dm लंब डाल रहे हैं AC पर और dn लंब डाल रहे हैं dn नहीं बच्चों, en लंब डाल रहे हैं AB पर, तथा और लिखते हैं और BE और CD को मिलाएं, लिख सकते हैं और BE और CD को मिलाएं। उसके बाद परमान में हम लोग क्या लिखेंगे कि जो देख रहे हैं बच्चों, हम लोग त्रिभुज देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? त्रिभुज। ये त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल पूछा जाए कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप लोग जानते होंगे कि 1/2 आधार गुना ऊंचाई। मैं इसी को हेल्प से पूरा इस क्वेश्चन को, इस थ्योरम को मैं प्रूव करूंगा। कैसे? तो मैं लेकर चलता हूँ
एरिया कौन सा त्रिभुज मिलेगा, ये डी ई, ये डी ई बराबर, इसके बाद एरिया ए डी का तो हाफ है तो हाफ लिखेंगे, आधार इसका कौन वाला हो जाएगा बच्चों, ये डी हो जाएगा, और इसकी ऊंचाई अगर देखा जाए तो इसकी ऊंचाई हो जाएगा ई एन हो जाएगा। इसी तरह से बच्चों मैं क्या करता हूँ कि बी डी ई एरिया बी डी ई का क्षेत्रफल 1/2 होगा। इसका आधार अगर देखा जाए बच्चों तो इसका आधार हो जाएगा, इसका आधार क्या हो जाएगा, इसका आधार हो जाएगा बच्चों बी डी, और इसकी ऊंचाई, इसकी इस त्रिभुज की अगर ऊंचाई देखा जाए तो इसकी ऊंचाई ई एन हो जाएगा। ई एन कैसे होगा, मान के चलिए आपके पास एक त्रिभुज कुछ इस तरह से है, इसका नाम हम ये और इसका बी और इसका सी नाम दे दें, और आप लोग से पूछेंगे इस त्रिभुज का लंब क्या है, तो इस त्रिभुज में कुल मिलाकर के लंब नहीं है। तो इस त्रिभुज का अगर लंब अगर देखा जाए तो इसमें ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी संभव हो सकता है कि ये त्रिभुज का लंब है। इसका नाम दे देता हूँ ई। तो इस त्रिभुज में अगर हम बात करेंगे कि लंब हो, ये ई है, क्योंकि ये लंब होगा, ये लंब ए भी नहीं हो सकता है, बी सी भी लंब नहीं हो सकता है, ए सी लंब नहीं हो सकता है, लंब हो सकता है तो ये ई हो सकता है। ठीक इसी तरह से कुछ बच्चों की बी डी नहीं हो सकता है, डी ई नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका लंब हो सकता है तो मेरा ई एन हो सकता है। तो यहाँ पर 1/2 और ई एन कट जाएगा, तो यहाँ से आया ए डी के बटे में बी डी, इसको मान लेता हूँ समीकरण पहला। इसी तरह से मैं ए डी ई में लेकर कर चलता हूँ, फिर से एरिया ये डी ई बराबर सी ई डी लेकर के चलेंगे बच्चों। एरिया सी ई डी बराबर, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसका क्षेत्रफल लिखेंगे तो 1/2 लिखेंगे, और इसका इस त्रिभुज का आधार अगर देखा जाए तो इस त्रिभुज का आधार हो जाएगा ए ई, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, नहीं, ऊंचाई क्या हो जाएगा डी एम, क्या हो जाएगा डी एम। इसी तरह से 1/2 लिखेंगे, और इस त्रिभुज का अगर देखा जाए सी ई डी का, तो इसमें आधार मेरा क्या हो जाएगा, आधार मेरा हो जाएगा इसी, मेरा आधार हो जाएगा इसी, और ऊंचाई का अगर देखा जाए बच्चों तो ऊंचाई मेरा क्या हो जाएगा, ऊंचाई मेरा हो जाएगा डी एम हो जाएगा। डी एम कट जाएगा, 1/2 डी एम जो लिखे बच्चों, जो हम इस जो त्रिभुज में लिए थे कुछ इसी तरह से इसका भी है कॉन्सेप्ट, जैसे सी ई डी का कुछ ऐसे ना है बच्चों, ये लंब मेरा नहीं हुआ, मेरा लंब ये वाला होगा, डी एम लंब होगा। तो अब यहाँ से आया ये ई के बटे में ई सी निकल करके आया, और मैं इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम लोग इसको इराज कर लेता हूँ बच्चों कि कुछ कैसे बनेगा। तो अब हम लोग लिख सकते हैं, अच्छा एक चीज़ और बच्चों कि अगर मान के चलिए कि डी ई समांतर है बी सी, डी ई समांतर है बी सी, अगर डी ई समांतर बी सी है और इस त्रिभुज अगर देखा जाए बी डी ई और सी ई डी
यहाँ पर दोनों त्रिभुज का आधार अगर देखा जाए तो DE है। क्या है? DE। BDE और CED का दोनों आधार सेम है D। जब दोनों अगर समांतर रहेगा और समांतर में अगर समांतर रहेगा और दो त्रिभुज रहेगा और दोनों त्रिभुज का अगर एक ही आधार रहता है बच्चों, तो उस कंडीशन में ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल या एरिया दोनों बराबर होता है, दोनों बराबर होता है। तो मैं लिख सकता हूं एरिया बी त्रिभुज BDE और त्रिभुज CED का दोनों आधार क्या है? DE है। इसलिए एरिया BDE बराबर होगा एरिया CED। ये थ्योरम जो है 9 क्लास में भी है बच्चों कि अगर समांतर रहेगा और समांतर रहेगा और इसके बीच में अगर दो त्रिभुज बना हुआ रहेगा तो उस कंडीशन में दो त्रिभुज रहेगा और उसका आधार एक ही रहेगा, तो उस कंडीशन में दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। मैं एक बार फिर से बता देता हूं आप लोगों को कि अगर समांतर रहेगा और उसके बीच में अगर दो त्रिभुज रहेगा और दोनों त्रिभुज का अगर आधार सेम हो, तो उस कंडीशन में या उस सिचुएशन में क्या होता है कि दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। ठीक है, तो अब यहां से मैं लिखूंगा समीकरण दूसरा से। तो समीकरण दूसरा ये वाला है मेरे पास बच्चों, एरिया त्रिभुज ये DE और एरिया त्रिभुज CED, तो इसके बराबर में क्या है बच्चों? ये E के बटे में EC। उसके बाद बच्चों एक और लिख सकते हैं, इसको जस के तैसे लिखते हैं, एरिया त्रिभुज ये DE और एरिया। अब देखिए बच्चों कि एरिया CED है, तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? अब BDE। अब देखा जाए एरिया ADE और BDE ये वाला आया, इसके बराबर मेरा बच्चों क्या आया? AD के बटे में BD आया। तो ये E बटे में EC और AD के बटे में BD आया। यही हम लोगों को प्रूव करना था। अब हम लोग प्रमेय 6.2 देखेंगे कि प्रमेय 6.2 में क्या लिखा हुआ है। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों को मैं समझाते हैं कि किस तरह से बनेगा ये। तो ये प्रमेय 6.1 का अपोजिट है, विपरीत। तो प्रमेय 6.1 में क्या बोला हुआ था कि अगर ये BC रहेगा और इस भुजा के अगर समांतर रहेगा और इसका नाम D और इसका नाम E दे देते हैं, तो इस कंडीशन में क्या था बच्चों कि इस प्रमेय 6.1 में क्या था कि जब DE समांतर BC रहेगा, DE समांतर जब BC रहेगा, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि AD के बटे में DB लिख सकते थे और ये E के बटे में EC लिख सकते थे। ये प्रमेय मेरा 6.1 बोल रहा था। तो प्रमेय 6.2 में क्या बोलता है कि प्रमेय 6.2 में क्या बोलता है कि एक त्रिभुज रहेगा और एक त्रिभुज रहेगा,
उसका नाम दे देते हैं हम ए, और इसका नाम दे देते बी, और इसका नाम दे देते हम सी। तो ये भुजा क्या हुआ कि ये, और इसका नाम दे देते हम डी, और इसका नाम दे देते हैं ई। तो जब ये एडी के बट्टे में डीबी और ये ई के बट्टे में ये ई सी, जब ये दोनों अनुपात बराबर में दिया हुआ रहेगा तो मैं इसको समांतर लिख सकते हैं। डी ई समांतर हम क्या लिख सकते हैं, बी सी। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जब हम समांतर होगा तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अगर इस तरह से दिया हुआ रहेगा तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये प्रमेय 6.1 था और ये प्रमेय 6.2 था। प्रमेय 6.2 में क्या बोलते हैं, एक बार फिर से आप लोगों को मैं समझाता हूँ कि अगर भुजा इक्वल रहेगा, भुजा समानुपाती बट्टा अनुपात में दिया हुआ रहेगा, तो उस कंडीशन में ये दोनों भुजा समांतर होगी, डी ई समांतर बी सी होगा। तो इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे कि डी ई समांतर बी सी होगा। तो इसको इरेज कर लेता हूं कि एक बार कैसे बनेगा। अब हम लोग 6.2 में लिखेंगे कि दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ये त्रिभुज ये बी ई ए बी सी में डी ई भुजाओं ये भी और एसी क्रमशः डी और ई इस प्रकार विभक्त करती है कि एडी के बट्टे में डीबी और ये ई के बट्टे में ई सी। इसका सबसे पहले फिगर छाप लेते हैं कि फिगर किस तरह से इसका बनेगा। इसका नाम दे देते हैं ये, इसका नाम बी और इसका नाम सी, और ये बी सी नाम दे दिए, लिखे हैं त्रिभुज ये बी सी में डी ई। अब इसका एक भुजा दे देते हैं बच्चों डी, इसका नाम दे देते हैं हम ई, डी ई कोमा भुजाओं ए बी और ए सी पर, ए बी पर क्या स्थित होगा डी और ए सी पर क्या स्थित होगा ई। विभक्त मतलब होता है कि अलग अलग करना। तो ए डी के बट्टे में हम कैसे लिख सकते हैं इसको डी बी, और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं ए ई के बट्टे में ई सी। तो ये हमको ऑलरेडी किताब में दिया हुआ है। अब हम लोग को क्या प्रूफ करना है, ये तो हमको दिया हुआ है, हमको प्रूफ करना है डी ई समांतर बी सी। तो सिद्ध करना है डी ई समांतर बी सी। क्या सिद्ध करना है, डी ई समांतर बी सी। हमको किताब में ये बोला था कि ए डी के बटे में डी बी बराबर में है ए ई के बटे में ए सी। जब ये इसके मतलब ये भुजा इसके अनुपात में लिखाता है, कहने मतलब ए डी के बटे में डी बी और बराबर होता है ए ई के बटे में ए सी। जब ये दोनों आपस में बराबर है तो उस कंडीशन में डी ई समांतर बी सी भी होता है। तो मैं समांतर होता तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोगों को एक रचना करने की आवश्यकता है। तो रचना में क्या लिखेंगे कि जस्ट इसके समांतर में एक हम नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं हम लोग ई डैश। क्या नाम दे देते हैं ई डैश।
तो इसके समांतर हम ई डैश खींचे हैं, लिखेंगे कि रचना में लिखेंगे हम लोग माना डी ई समांतर डी ई डैश समांतर हम किसके खींच रहे हैं, बीसी के। हम डी ई समांतर बीसी के समांतर नहीं, क्योंकि हमको यही तो प्रूव करना ना कि ये इसके करना है। हम लिख चुके हैं कि ई डैश जो है हम ये दोनों को हम समांतर दिखाएंगे कि ये दोनों कैसे समांतर होगा। हम रचना कर रहे हैं कि डी ई समांतर बीसी। उसके बाद हम लोग लिखेंगे परमाण। क्या लिखेंगे, परमाण। परमाण में हम लोग लिखेंगे कि थेल्स प्रमेय से। क्या लिखेंगे, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से क्यों लिखेंगे बच्चों, क्योंकि हम लोग अभी रचना में बोले हैं कि डी ई डैश जो है बीसी के समांतर है। जस्ट अभी हम लोग प्रमेय 6.1 में हम लोग पढ़े थे क्या कि एक पल के लिए इसको अभी हम लोग इरेज कर लेते हैं, मिटा देते हैं। तो अभी हम लोग प्रमेय 6.1 में बोले हैं सर, आप अभी बोले डी ई डैश जो है बीसी के समांतर है, तो प्रमेय 6.1 के अनुसार से एडी के बटे में डी भी हो सकता है और ये ई डैश के बटे में ई डैश के बटे में सी होगा। लिख देते हैं कि कैसे होगा। एडी के बटे में इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर पहला, और इसको हम लोग मानेंगे एडी के बटे में डी बी, और इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये ई डैश सी। अभी ई नहीं है बच्चों, ई अभी हम लोग नहीं लेकर के चलेंगे अभी, लेकिन अब हम लोग इसको लिख देते हैं, इसका नाम ई। ठीक है, अभी डी ई समांतर बीसी नहीं, क्योंकि हमको यही प्रूव करना है। हम लोग इसके समांतर डी ई एक रेखा खींचे हैं और कुछ नहीं किए हैं। एडी के बटे में डी बी और ई डैश के बटे में ई डैश सी, इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण दूसरा। अब हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण पहला और दूसरा से, तो समीकरण पहला और दूसरा अगर तुलना किया जाए तो एडी के बटे में डी बी और एडी के बटे में डी बी, यहाँ देखा जाए तो दोनों बराबर है। ये इसके बराबर है तो ये इसके भी बराबर हो सकता है। तो हम लोग लिखेंगे ये ई के बटे में ई सी बराबर ये ई डैश सी। अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों तरफ एक जोड़ देंगे। एक जोड़ने पर तो हम लोग इसको एक जोड़ते हैं बच्चों, तो क्या मिलेगा कि ये ई बटे में ई सी प्लस 1 बराबर ये ई डैश बटे में ई डैश सी प्लस में 1। जब ये इसके नीचे कितना छिपा हुआ 1 और इसके नीचे कितना छिपा हुआ 1, जब इसी और एक को हम लोग एलसीएम लेंगे तो इसी एलसीएम आएगा। क्या आएगा, इसी एलसीएम। जब इसी एलसीएम आएगा बच्चों तो ये आपस में गुना हो गया। जब आपस में गुना हो जाएगा तो ये गुना कैसा होगा, तिरछा। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे ये ई प्लस ई सी लिखेंगे, ई सी। और इसी तरह से हम लोग इसको लिखेंगे ई डैश सी, ये दोनों का एलसीएम आएगा ई डैश सी। और इसी तरह से जब ये दोनों को हम लोग जब गुना हो गया, ई डैश सी को 1 से गुना किया तो ई डैश सी हो गया। जब ये दोनों आपस में गुना हो जाता है तो भिन्न के जोड़ में हम लोग जानते हैं कि ये क्या हो जाता है कि आप तिरछा गुना हो जाता है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ई डैश और ई डैश सी लिख सकते हैं। तो अब इसको हम लोग जोड़ेंगे बच्चों कि क्या मिलता है, ये ई और ई सी
ई सी जोड़ेंगे तो टोटल हमको क्या मिलेगा, ए सी। ई बटे में ई सी लिखा गया बराबर, अब मैं इसको जोड़ूंगा, ये ई डैश और ई डैश सी, तो मिलेगा क्या मिलेगा हम लोगों को, ये सी मिलेगा। क्या मिलेगा, ये सी, और नीचे मेरा है ई डैश सी। अब देखा जाए, हम लोग जानते हैं कि बराबर का इधर और बराबर का उधर, ये दोनों आपस में कट जाता है। तो यहाँ से ये पता चला ई सी बराबर है ई डैश सी। जब ई सी और ई डैश सी जब ये दोनों बराबर हो गया, कहने का मतलब है ई सी और ये ई डैश सी और ई डैश सी, जब ये दोनों आपस में बराबर हो गया है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों के बीच की दूरी एकदम नहीं, इस चलते हम लोग लिख सकते हैं कि ई डैश और ई जो है से दोनों एक ही पॉइंट्स है। फिर से एक बार बच्चों, कि जब ई डैश सी हो गया और ई सी बराबर है, जब मैंने बताया कि जब ये बराबर है और ये बराबर है, जब ये यहाँ तक की दूरी और यहाँ तक की दूरी क्या है, दोनों बराबर है। जब ये दोनों बराबर है तो उस कंडीशन में लिख सकते हैं, जब ये दोनों बराबर है तो हम लोग बोल सकते हैं कि डी ई समांतर क्या है, बी सी। क्योंकि हम लोग डी ई डैश जो है, हम लोग क्या प्रूफ बराबर में क्या लाए, डी, तो हम लोग डी चाहे डी ई बराबर में डी ई डैश हो सकता है। तो इसके लिए हम लोगों को लिखना पड़ेगा अतः ई और ई डैश एक ही बिंदु है। जब एक ही बिंदु है तो हम लोग अर्थात करके लिख सकते हैं, अर्थात डी ई समांतर क्या हो गया, बी सी। अब हम लोग प्रमेय 6.3 की ओर चलते हैं कि प्रमेय 6.3 में क्या लिखा हुआ है। यदि दो त्रिभुज में ये बी सी, यदि दो त्रिभुज छाप दिए बच्चों, एक त्रिभुज है ये बी सी और दो त्रिभुज में संगत कोण, कहने का अर्थ यह हुआ बच्चों कि दो त्रिभुज रहेगा और दो त्रिभुज की संगत कोण कहने मतलब है कि कोण ये और बराबर कोण P और कोण B बराबर कोण Q और कोण C बराबर कोण R होगा। ये संगत कोण कहने मतलब होता है। तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। अर्थात कहने का यह मतलब हुआ कि अगर कोण बराबर हो तो उसकी भुजाएं भी क्या होती है, बराबर मतलब समानुपाती होती है। अर्थात कहने का यह हुआ कि सबसे पहले हम लोग ये लिख सकते हैं कि दिया है में क्या लिख सकते हैं कि कोण ये बराबर कोण P, कोण ये बराबर कोण P और कोण B बराबर कोण Q, कोण B बराबर कोण Q और कोण C बराबर कोण R, ये हमको किताब में बोला है कि संगत कोण भी क्या होती, बराबर होती है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर पहला और इक्वेशन नंबर दूसरा, और इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर तीसरा, कि अभी ये इसके हेल्प से हम लोग आगे भी बढ़ा सकते हैं कि ये किस तरह से बनेगा। तो अब हम लोगों को सिद्ध करना है
क्या सिद्ध करना है कि ये अगर कोण अगर बराबर हो, संगत कोण बराबर हो, तो उसकी भुजाएं भी बराबर होती है। जैसे कहने मतलब है ए बी के बट्टे में हम लोग लिख सकते हैं, ए बी के बट्टे में हम लोग लिख सकते हैं पी क्यू, बराबर में हम लोग लिख सकते हैं बी सी के बट्टे में क्यू आर, और ए सी के बट्टे में हम लोग लिख सकते हैं पी आर लिख सकते हैं। तो ये प्रूव करने के बाद, सिद्ध करने के बाद हम लोग लिख सकते हैं, सिद्ध करना है, बट हम लोग इससे पहले एक चीज करना पड़ेगा, रचना। क्या करना पड़ेगा? रचना। कि रचना में क्या करना पड़ेगा, हम लोग एक जस्ट इसी तरह से मैं यहां पर एक त्रिभुज बना रहा हूं, इसका नाम देते हैं डी और इसका नाम ई, डी और ए। तो अब मेरे कहने का अर्थ, रचना क्या कर रहा हूं मैं लिख देता हूं कि रचना में हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसके एडजेटिव त्रिभुज बना रहे हैं। तो लिखेंगे भुजा पी क्यू, भुजा पी क्यू, भुजा पी क्यू व क्यू पी आर पर पी क्यू एवं पी आर पर पी क्यू और पी आर पर दो बिंदु इस प्रकार है कि ये भी बराबर क्या हो सकता है? पी डी। इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर 4। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं ये सी बराबर पी ई, ये सी बराबर पी ई, इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 5। तो अब हम लोग रचना किए, क्या रचना किए कि इसी तरह से हम एक त्रिभुज बनाए जिसमें से बराबर हो सकता है ए बी बराबर पी डी और ए सी बराबर पी ई और बी सी बराबर डी ई किए हैं। तो हम फिलहाल हमको बी सी बराबर डी ई हमको अभी ज़रूरत नहीं है। तो हमको ए बी के बटे में ए बी बराबर हो सकता है, क्या हो सकता है? ए बी बराबर हो सकता है पी डी और ए सी बराबर हो सकता है पी ई हो सकता है। तो अब हम लोग प्रमाण लिखेंगे कि प्रमाण में हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी डी ई में ये दोनों को हम सर्वांगसम करेंगे। ये दोनों त्रिभुज को हम लोग सर्वांगसम करेंगे। क्यों सर्वांगसम करें बच्चों? अभी पता चल जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात कि इसमें कि कोण ये बराबर कोण P दिया हुआ है, कोण ये बराबर कोण P दिया हुआ है। समीकरण पहला में देखो, क्योंकि हमको बुक में बोला है कि संगत कोण बराबर है। तो और एक चीज और दिया हुआ है कि ये भी बराबर क्या हो सकता है? PD। ए बी बराबर हो सकता है PD और ये सी बराबर हो सकता है, क्या हो सकता है? PE। ये दो है इस समीकरण 4 और 5, समीकरण 4 और 5 से, और ये दिया हुआ बच्चों, दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कि दो भुजाओं के बीच में एंगल है। तो इसको हम लोग कैसे प्रूफ हुआ? ये बी सी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज पी डी ई साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से क्या हुआ? ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया है।
कौन सा त्रिभुज, ए बी सी और पी डी ई, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया है। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है तो हम लोग क्लास 9th में जानते हैं कि उसकी भुजाएं बराबर होती है और उसकी संगत कोण भी बराबर होती है। तो मैं कोण ये बराबर कोण P लिखेंगे, कोण ये बराबर कोण P होगा और कोण B बराबर कोण D होगा और कोण C बराबर कोण E हो सकता है। ठीक है। अब उसके बाद ये दोनों अगर देखा जाए तीनों सब का सब C P C T से बराबर हो गया और मैं इन लोगों को नाम दे देता हूं। इसको नाम देता हूं समीकरण 6 और इसको नाम देते हैं हम लोग समीकरण 7। ठीक है। तो कोण B बराबर कोण D इसको हम लोग माने समीकरण 6 और कोण C बराबर कोण E इसको माने हम लोग समीकरण 7। ठीक है। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं समीकरण, बच्चों समीकरण हम लोग लिख सकते हैं कि समीकरण दूसरा और तीसरा से, दूसरा और तीसरा से, समीकरण दूसरा और तीसरा से। तो समीकरण दूसरा और तीसरा क्या है, कोण B बराबर कोण Q है और कोण C बराबर कोण R है, कोण C बराबर कोण R है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि कोण B के जगह पर कोण B और यहाँ कोण B की जगह पर क्या आया बच्चों, D। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कोण D और कोण C की जगह पर, कोण C की जगह पर यहाँ पर R लिखा हुआ है और मैं हम लोग कोण C की जगह पर अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोण E लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि कोण Q बराबर कोण D और कोण R बराबर कोण E है। कोण Q बराबर कोण D और कोण R बराबर कोण E है। कोण D बराबर कोण E है और कोण Q बराबर कोण D है और कोण R बराबर कोण E है। अर्थात कहने का मतलब है ये कोण बराबर है और ये कोण बराबर है। अर्थात ये दोनों संगत कोण है, ये दोनों संगत कोण है। ये दोनों जब संगत कोण है तो हम लोग जानते हैं कि संगत कोण ये दोनों फिर समांतर रेखा हो जाएगा। जब ये कोण के बराबर है तो ये दोनों लाइन कैसा हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। अर्थात हम लोग लिख सकते हैं कि DE समांतर हो जाएगा QR, DE समांतर हो जाएगा QR। DE जब समांतर QR हो गया तो अब हम लोग थेल्स के प्रमेय के अनुसार से अब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि हम लोग बोले थे बच्चों कि जब ये समांतर हो जाता है तो उसकी भुजाएं कैसे लिखाएगी, अनुपात में लिखाएगी। तो अनुपात में हम लोग कैसे लिखेंगे, तो लिख सकते हैं PD के बटे में DQ और हम लोग लिख सकते हैं PE के बटे में हम लोग लिख सकते हैं ER। क्या लिख सकते हैं, ER। उसके बाद बच्चों अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कि अपोजिट करते हो, उलट पलटने पर यहाँ लिखना पड़ेगा बच्चों, पलटने पर। मैं स्पेस कम वजह से हम थोड़ा सा इराइज कर लेते हैं बच्चों कि दिक्कत ना हो। तो अब हम लोग पलटने पर लिखेंगे बच्चों।
तो इसको हम लोग लिखेंगे डी क्यू के बटे में पी डी, और हम लोग लिखेंगे ई आर के बटे में पी ई लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पी ई लिखेंगे। अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों तरफ एक जोड़ देते हैं, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, तो दोनों तरफ एक जोड़ देते हैं बच्चों कि डी क्यू के बटे में पी डी प्लस 1 और ई आर के बटे में पी ई प्लस में 1। तो अब ये दोनों को 1 जोड़ने के बाद ये दोनों को हम क्या करते हैं, भिन्न का जोड़ है तो ये दोनों को हम एलसीएम लेकर के बनाते हैं बच्चों। तो पी डी और 1 के एलसीएम लेंगे तो पी डी आएगा, और इसको जोड़ेंगे तो डी क्यू, पी डी से भागा देंगे तो 1 आएगा, तो डी क्यू होगा, और पी डी को 1 से गुना करेंगे तो पी डी आएगा। इसी तरह से इसमें करेंगे बच्चों तो पी और एक एलसीएम आएगा पी ई, और ये दोनों को जब पी को भागा देंगे तो 1 आएगा, 1 को ई आर से गुना करेंगे तो ई आर आएगा, प्लस इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पी ई लिख देंगे, 1 को पी से भागा देंगे तो पी ई, और पी ई को 1 से गुना करेंगे तो पी ई आ जाएगा बच्चों। उसके बाद हम लोग जोड़ते हैं कि डी क्यू और पी डी क्यू और पी डी के जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा पी क्यू। क्या मिलेगा? पी क्यू, और नीचे आएगा पी डी। इसी तरह से हम ई आर प्लस पी ई को जोड़ेंगे तो मिलेगा पी आर के बटे में पी आर के बटे में पी ई मिलेगा। तो अब मेरे को क्या बराबर आया, पी क्यू के बटे में पी क्यू के बटे में पी डी आया, पी आर के बटे में पी आया। तो मैं अब इसको पलट देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर पलटे तो इसको भी पलट देंगे। तो पी डी के बटे में पी क्यू बराबर पी ई के बटे में पी आर। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि समीकरण हम लोग देखेंगे चौथा और पांचवा से, समीकरण चौथा और पांचवा से। तो समीकरण चौथा और पांचवा में क्या लिखा हुआ था बच्चों कि पी डी, अब आप लोग समीकरण में देख लीजिएगा बच्चों कि समीकरण में क्या लिखा हुआ है। तो हम लिख देते हैं कि पी डी की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं ए बी। क्या लिख सकते हैं? ए बी, और नीचे लिखा है पी क्यू, और पी ई के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों? ए सी, और बटे में पी आर लिख सकते हैं। अगर हम लोग देख सकते हैं कि ए बी के बटे में पी क्यू और ए सी के बटे में पी आर हो गया, ए बी के बटे में क्या हो गया, ए बी के बटे में हो गया, क्या हो गया हमको? पी क्यू हो गया, और ए सी के बटे में हो गया, क्या हो गया? पी आर। तो हम बी सी के बटे में क्यू आर हो सकता है, ठीक है। तो अतः करके हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी के बटे में पी क्यू बराबर हो सकता है ए सी के बटे में पी आर बराबर हो सकता है बी सी के बटे में क्यू आर। प्रूव्ड। यही हम लोग को प्रूव करना था बच्चों कि इसको हम लोगों को ए बी के बटे में पी क्यू और ए सी के बटे में पी आर और बी सी के बटे में क्यू आर, यही हम लोगों को प्रूव करना था।